चावल की खेती के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन इसके पीछे के दो बिल्कुल अलग फलसफों को समझते हैं। एक तरफ तो है पानी से भरे हुए खेत और जी तोड़ मेहनत, और दूसरी तरफ एक ऐसा तरीका है जो कहता है कुछ मत करो। चलिए इन दो अलग अलग दुनियाओं में उतरकर देखते हैं। तो आज हम इन 5 हिस्सों पर एक नज़र डालेंगे। शुरुआत उस तस्वीर से करेंगे जो हम सबके दिमाग में है, फिर एक क्रांतिकारी विचार को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आज के किसान किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, और आखिर में हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भविष्य किस रास्ते पर जाएगा। चलिए सबसे पहले उस तरीके की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, जिसे हम पहचानते हैं। ये चावल उगाने का वो पारंपरिक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है और हमारी सोच का एक हिस्सा बन चुका है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जैसे ही कोई धान के खेत का नाम लेता है तो मन में सबसे पहले कौन सी तस्वीर आती है? बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के दिमाग में पानी से लबालब भरे खेत ही आते हैं, और ये तरीका, इसमें बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, पानी का लगातार मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो फिर किसान ये सब करते क्यों हैं? क्योंकि धान एक फायदे का सौदा हो सकता है, जिसका दाम करीब 3000 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल जाता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। मिलते हैं एक ऐसे किसान से जिसने खेती के सारे पुराने तौर तरीकों को ही चुनौती दे डाली। ये शब्द थे जापानी किसान मसानोबु फुकुओका के, जिनकी किताब है द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। उनका फलसफा एकदम उल्टा था, कम करो और ज्यादा पाओ। ये सोच उस समय खेती के हर नियम के बिल्कुल खिलाफ थी। और देखिए, फुकुओका कोई आम किसान नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुदरती खेती के नाम कर दी। उनके काम को पूरी दुनिया में पहचान मिली, यहां तक कि उन्हें प्रतिष्ठित रेमन मैग्जिस पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो सवाल ये है कि फुकुओका ऐसा क्या अलग कर रहे थे? उनकी प्राकृतिक खेती का आखिर मतलब क्या था? चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता था। उनके 4 सीधे साधे सिद्धांत थे। खेत की जुताई मत करो, खेतों में पानी मत भरो, खरपतवार मत निकालो, और कीटनाशकों का इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करो। सुनने में ये बहुत अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसके पीछे एक गहरा विज्ञान था। जैसे बुवाई से कुछ हफ्ते पहले खेत को सूखा छोड़ देने से खरपतवार अपने आप ही मर जाते थे, निराई की जरूरत ही खत्म। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि जब धान के पौधे सूखी जमीन पर और छोटे उगते थे तो सूरज की रोशनी सीधे नीचे जड़ों तक पहुंचती थी। इससे पूरा का पूरा पौधा कुदरती तौर पर मजबूत बन जाता था और उससे कीटनाशकों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। और नतीजे तो सच में चौंकाने वाले थे। देखिए, पारंपरिक तरीके में अगर 1000 किलो भूसा है तो उससे लगभग 500 से 600 किलो चावल मिलता है। लेकिन फुकुओका की तकनीक से उसी 1000 किलो भूसे से पूरे 1000 किलो और कभी-कभी तो 1200 किलो तक चावल पैदा होता था। मतलब पैदावार लगभग दोगुनी। ये एक असाधारण बढ़ोतरी थी। फुकुओका का तरीका तो काफी प्रेरणा देता है, लेकिन अब लौटते हैं आज के किसानों के असलियत पर। वो हर रोज नई नई मुश्किलों का सामना करते हैं। आज के किसान के लिए हर समस्या का एक केमिकल वाला समाधान है। पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो जिंक डालो, फंगस लग गया तो सल्फर का इस्तेमाल करो, और अगर पत्ती लपेटक जैसे कीड़े लग गए तो लैम्डा सायोलिथ्रीन जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करो। ये प्रकृति के साथ एक न खत्म होने वाली केमिकल की लड़ाई है। ये स्लाइड सीधे एक मॉडर्न एग्रीकल्चर गाइड से ली गई है जो इस बात को साफ दिखाती है। इसमें हर समस्या के लिए एक सटीक केमिकल और खाद डालने का एक पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। मतलब प्रकृति को कंट्रोल करने का एक हाईटेक तरीका। तो आधुनिक खेती का पूरा फलसफा ही पर्यावरण को अपने काबू में करने पर टिका है। ये फुकुओका के प्रकृति के साथ मिलकर काम करने वाले तरीके से बिल्कुल 100% अलग है। तो अब हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आ गए हैं। आने वाले कल के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? यहाँ पे 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है फुकुओका का रास्ता, जो प्रकृति को अपना साथी मानता है और कम से कम दखल देता है। दूसरी तरफ है आज का आधुनिक रास्ता, जो टेक्नोलॉजी के दम पर प्रकृति को कंट्रोल करना चाहता है। और यहीं इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। एक नजरिया कहता है कि प्रकृति एक दोस्त है जिस पर भरोसा कर सकते हैं, और दूसरा नजरिया उसे एक ऐसी चीज मानता है जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आखिरी सवाल यही है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? क्या हमें फुकुओका की तरह कुदरत पर भरोसा करना चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता और बढ़ानी चाहिए? या शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।